जी मेरे बच्चों, ऑनलाइन बेटा आवाज़ ठीक है। हमने अब जो है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, नोटिस टू नॉन फाइलर का। ये आप पहले पढ़ चुके हो। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि नोटिस टू नॉन फाइलर आपने असेसमेंट में आज ही स्टडी किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक नॉन फाइलर है तो बेस्ट जजमेंट से पहले क्या करते हैं? नोटिस देते हैं। कितने साल का? कितने साल का? 5 और 10। 5 कब? आप भी ज़रा ये देखो बेटा, आपका करंट ईयर है 24, आप 24 में हो। आप लुकिंग बैक 23 में क्या हो? नॉन फाइलर। 22 में, मगर 21 में फिर है ना। अब 24 में कितने साल का नोटिस दिया जा सकेगा? 4 साल। मैक्सिमम पीछे कितने जा सकेंगे? 5। तो 5 में कितने नॉन फाइलिंग है? ये नोटिस दिया जा सकता है। मगर 5 साल से पीछे यानी 24 में कोई भी नोटिस 18 के लिए नहीं होगा, 17 के लिए नहीं होगा, 19 तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 5 में से एक भी रिटर्न फाइल हो गया तो लिमिट हो जाएंगे 5 तक। इस केस में देखिए क्या करेंगे, आप 24 में हो और लुकिंग बैक देखो क्या है, 5 के 5 साल वो नॉन फाइलर है तो रिटर्न कब तक जाएगा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 24 को करंट ईयर मानो, मुझे मैक्सिमम बताओ नोटिस किस टैक्स ईयर का होगा? टैक्स ईयर बताओ। ये मैंने लिखा हुआ है 14। काउंट करें, ये इसके बाद पीछे 5 साल और ले आए, 14 हो गया। इसका मतलब है नोटिस टू नॉन फाइलर के 2 केसेस हैं, बताएं कौन से? एक वो जो पिछले 5 साल तक महदूद है, एक वो जो पिछले 10 साल तक जाएगा। 5 और 10 का ये फर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर वो पिछले 5 साल में नॉन फाइलर है तो 10, और 5 में 1 या 2 या चंद साल है तो फिर 5। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है। क्योंकि इसके अंदर हमने ये टेबल्स यूज़ किए तो थोड़ा सा आसान हो गया, टेक्स्ट से ये बात समझ नहीं आती। रिवाइज रिटर्न एक इजी टॉपिक है। क्यों? अगर किसी से गलती हो जाए, रिटर्न फाइल करने में कोई एरर हो जाए तो क्या करेगा? वो उस एरर को ठीक करेगा? नहीं, खुद करेक्ट करेगा ना बेटा। एरर हो जाएगी तो उसको करेक्ट करेंगे। किससे करेक्ट करेंगे? ये देखें, करेक्ट करने का तरीका होगा। सबसे पहले रिवाइज करने की पावर है किसे? खुद को, पर्सन को। ये देखें बेटा, रिवाइज रिटर्न बंदा खुद फाइल करता है। 2 केसेस में रिवीजन की पावर है। या तो उससे क्या हो चुका है? ओमिशन। ओमिशन का मतलब कोई चीज़ रह गई, बताना रह गई, या उसने क्या दिया है? रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब उससे गलती हो गई, गलत बात बता दी, कोई इनकम नहीं बताई या गलत बता दी। इन दोनों केसेस में वो क्या करेगा? रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा। क्या करेगा? उसको ठीक करेगा। रिवीजन की अलबत्ता कुछ कंडीशन है। रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है 1, 2, 3, 4 चीज़ों को फॉलो करना। कंडीशंस, ओके। रिवीजन करने के लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन, रिवाइज रिटर्न इज अकम्पनीड बाय रिवाइज्ड अकाउंट्स। अगर सपोज करें गलती अकाउंट्स में हुई थी जिसकी वजह से रिटर्न में आ गई और रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो तो अकाउंट्स भी रिवाइज करोगे ना। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अभी की, थर्सडे की, लास्ट थर्सडे, फ्यू डेज बैक, ये अभी की बात है। एक टैक्स पेयर ने किसी और बंदे से, क्लाइंट से पेमेंट ली, मगर वो सारी पेमेंट उसकी अपनी इनकम नहीं थी। ये कंपनी की बात हो रही है। मसलन अपनी इनकम उसकी 60 मिलियन थी, पैसे उसने लिए हुए थे कोई 140 मिलियन। 140 मिलियन क्लाइंट्स थे उसके अकाउंट में आए। अब 140 में से अपनी इनकम कितनी थी? 60। बाकी कितनी रह गई? 80। ये इसकी इनकम नहीं है तो लिए क्यों? उसके लिए खर्च कर दिए, क्योंकि ये एजेंट था, उसके बिहाफ पे भी काम करता था। इससे गलती हो गई। अकाउंट के सारे के सारी चीज़ें उठा के उसने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू शो कर दिया और 80 को एक्सपेंस शो कर दिया उसने।
इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते वक्त उसने कहा मेरी इनकम है 60। इनकम टैक्स वालों ने जब अकाउंट से कंपेयर किया, इसने कहा झूठ बोल रहे हो, इधर तो हमें कह रहे हो 60, उधर तेरे अकाउंट्स बता रहे हैं 140, तो 80 मिलियन का डिफरेंस है भाई। उसने कहा यार अकाउंट्स बनाते हुए मेरी गलती हुई। तो कहा ऐसे कैसे गलती हो गई, ऐसे कितना बड़ा डिफरेंस कैसे होता है। उसने कहा रुको मैं जाता हूँ अपने ऑडिटर के पास, उससे अकाउंट्स रिवाइज करा लेता हूँ। उसने क्या किया, अपने अकाउंट्स को रिवाइज कराया और ऑडिटर से ठप्पा लगवाया। ऑडिटर ने कहा बिल्कुल सही है ये बात। तो अगर आपकी गलती अकाउंट्स में हुई है तो उसको भी तो रिवाइज करोगे ना। तो आपका रिटर्न रिवाइज हो रहा है, साथ में क्या रिवाइज होगा, मगर हर चीज़ हर गलती अकाउंट्स में तो नहीं होती। अगर गलती अकाउंट्स में नहीं थी तो फिर अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको कंडीशन नहीं लगाई जाएगी भाई गलती अकाउंट्स में है ही नहीं, मैं अकाउंट्स क्यों रिवाइज करूँ। रिवाइज उस वक्त करूँगा ना जब अकाउंट्स में गलती हो, उसमें गलती नहीं है, गलती का सोर्स कुछ और है। सेकंड चीज़, रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि आप रिवाइज क्यों कर रहे हो। एक दफ़ा मुझे एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन, हमारा भी जो सिस्टम है उस पर आयरिस का सिस्टम है, कमिश्नर को एप्लीकेशन आती है रिटर्न रिवाइज करने की। ड्राफ्ट रिटर्न लगाया हुआ है कि मैं ये रिवाइज करना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन दी हुई है मुझे रिटर्न रिवाइज करने की इजाज़त दो, मगर रीज़न नहीं बताया कि रिवाइज क्यों कर रहा है। मैंने प्रिंट निकाला पुराने रिटर्न का, प्रिंट निकाला नए रिटर्न का, सामने रख के कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। मैं कहा यार ये रिवाइज कर क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, रिवाइज कर क्या रहा है, सारी फिगर सेम थी। तो उसको हमने ईमेल किया, फिर उसको नोटिस भेजा कि भाई ये तो बता रिवाइज कर क्या रहे हो। रीज़न बताएगा तो पता चलता है रिवाइज क्या कर रहा है, क्योंकि उसने रीज़न बताई नहीं थी। पता चला वो फिगर सेम थी, वो कोई नाम वाम की गलती थी, कोई ऐसी चीज़ थी जिसका फिगर पे फ़र्क ही नहीं था, तो इतनी मेहनत करा दी उसने हमसे। इसका मतलब रिटर्न को रिवाइज करने की रीज़न बताने से एग्जैक्टली पता चलता है रिवाइज हो क्या रहा है। तीसरा, कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, कंडीशन है। अलबत्ता कमिश्नर का अप्रूवल, राइटिंग का मतलब लेटर लिख के, कमिश्नर का अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड, कमिश्नर का अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड अगर वो फर्स्ट 60 डेज में रिटर्न रिवाइज करेगा तो। इफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज, कमिश्नर के रिटर्न के अप्रूवल की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब आप रिटर्न फाइल करने के बाद 60 दिन गुजर जाएंगे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर अप्रूवल का एक और भी सिस्टम है, डीम्ड अप्रूवल, मतलब ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी अप्रूवल की कोई, मगर अप्रूवल समझाया जाएगा मिल चुका। पता है कब कहा जाएगा अप्रूवल मिल चुका, जब वो बंदा टैक्सेबल इनकम को बढ़ा के रिटर्न रिवाइज कर रहा है और लॉस को कम कर रहा है, इन अदर वर्ड्स अपना नुकसान कर रहा है। टैक्स का फायदा है ना, वो इसलिए मैं आपको रियल केस बताता हूँ। ये क्यों रखना पड़ा, ये पहले नहीं था लॉ में, ये बाद में ऐड किया गया। एक टैक्स पेयर ने FBR को कहा कि मुझे रिटर्न रिवाइज करने की इजाज़त दो। कमिश्नर साहब बिजी थे, वो रिवाइज करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। केस देखेंगे तो रिवाइज करने की इजाज़त देंगे ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट कामों में बिजी थे। रोज़ चाय पीना, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज़ अपने दोस्तों से मिलके गिबत करना, मुल्क चलाने का काम करने वाले लोग ये काम कितने इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो उसने तो अप्रूवल ही नहीं दिया। उस बंदे ने इस्लामाबाद खत लिखा कि भाई मैं टैक्स बढ़ा के दे रहा हूँ, मुझे अप्रूवल ही नहीं दे रहे हो तुम लोग, अप्रूवल दो, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं तो टैक्स बढ़ा के दे रहा हूँ। तो उनको आइडिया आया कि जो बढ़ा के देना उसको अप्रूवल की कंडीशन में ना डालो, वो वैसे ही बोलो कि अब इसका मतलब जब सिस्टम में जाते हैं ना, कहते हैं मैं अप्रूवल मुझे चाहिए, और वहाँ जैसे ही फिगर होगा टैक्स बढ़ेगा, अप्रूवल सिस्टम खुद ही दे देता है, ज़रूरत ही नहीं कमिश्नर से अप्रूवल की। वो सिस्टम में ऐसा उसने चेंज कर दिया कि जब तुम ऐसी रिवीजन में अगर टैक्स कम करोगे, अब मैं आपसे कहता हूँ वो 2 केसेस बताएं
जिसमें कमिश्नर से एक्चुअल अप्रूवल नहीं होता, बगैर अप्रूवल के भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है। एक तो पहले 60 दिन में जो चाहे करो, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, और उसका बाद 60 दिन के बाद टैक्स बढ़ा रहे हो, लॉस कम कर रहे हो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, खुद ब खुद सिस्टम दे देगा। तो एक्चुअल कमिश्नर का अप्रूवल अब कब चाहिए? 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद इनकम को कम करने का और लॉस को बढ़ाने का। इसका मतलब रिटर्न रिवाइज करने पे कुछ कंडीशंस हैं, अकाउंट्स रिवाइज देने पड़ेंगे अगर एप्लीकेबल हैं, रीजंस बताने पड़ेंगे और कमिश्नर का अप्रूवल देना पड़ेगा, कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मगर ये 2 केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है, पहले 60 दिन में और सब्सिक्वेंटली टैक्स बढ़ाने में। और फिर कहता है कि अगर आप रिवीजन करोगे, टैक्सेबल इनकम इज रिवाइज्ड, टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज्ड रिटर्न इज नॉट लेस देन और लॉस रिवाइज्ड इज नॉट मोर देन किसके? देन द अमाउंट डिटरमिन्ड इन असेसमेंट, अपील और रेक्टिफिकेशन ऑर्डर। इसमें ये बात असल थी, ये बात असल नहीं है। समझाता हूँ, छोड़ दो इसको, ये सारा समझाता हूँ। इधर रिवाइज करते वक्त ये वाला काम नहीं करना। कौन सा काम? ये देखो, अब वो रिवाइज कैसे करना है, ये कहानी सुनना। अगर सपोज कर लें पहला स्टेप रिटर्न फाइल होना हुआ। जब रिटर्न फाइल हुआ तो उस बंदे ने अपनी इनकम बताई थी 8 लाख। अब रिटर्न डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है, कमिश्नर ने अमेंडमेंट कर दी और पास किया अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, और इसकी इनकम उसने बना दी 11 लाख। 11 लाख तो कहाँ 11 लाख आ चुकी है उसकी इनकम? किस ऑर्डर में? अमेंडेड असेसमेंट। अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो क्या करोगे? अपील फाइल करोगे। आप नहीं एग्री करते, आप चैलेंज करो। कहाँ? आप खुद नहीं इसको ख़त्म कर सकते, अपील फाइल करो भाई, कमिश्नर अपील से इसको ख़त्म करवा के आओ। उसने कहा नहीं, मैंने नई टेक्निक निकाली है। और नहीं रुको, नई टेक्निक उसने क्या निकाली है? जैसे ही कमिश्नर ने क्या किया, बढ़ाया, तो उसने क्या किया? उसने कहा मैं अब अपना रिटर्न रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज रिटर्न फाइल करूँगा। और उसने रिवाइज रिटर्न पता है कैसे किया? उसने कहा मेरी, कब ये रिवाइज कर रहा है, क्या हो चुका है? अमेंडेड हो चुका है। इसका मतलब इनकम कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है? अब वो क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहे हैं? बताओ क्या करने जा रहे हैं? रिवाइज। वो कहता है मेरी इनकम हकीकत में 8 लाख थी नहीं, मेरी तो इनकम कितनी है? 7,99,000। ये है मेरी इनकम। ले भाई सुनो तो सही, इस रिवीजन को कब कर रहा है? टाइम में सबसे पहले क्या हुआ है? क्या फाइल हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ भाई? ये रिवीजन करके उसने इस ऑर्डर का क्या कर दिया? खत्म। अगर रिवाइज इस तरह करने की इजाज़त दी जाए तो उधर वो अमेंडमेंट करेंगे, इधर हम रिटर्न रिवाइज करके उसकी अमेंडमेंट का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो लॉ कहता है ऐसा रिटर्न रिवाइज नहीं करोगे जिससे पहले कोई ऑर्डर पास हो चुका हो और तुम रिटर्न रिवाइज करके उस ऑर्डर को नलीफाई कर रहे हो। ओ भाई, ऑर्डर को ऐसे नलीफाई नहीं करते, उसको चैलेंज करना है, अपील फाइल करो। तो ऑर्डर कौन से पास हो चुके हों? कहता है अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है जिसमें असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ या अपील का ऑर्डर पास हुआ या कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ, देख रहे हो मैंने ऑर्डर लिखा है, तो उस ऑर्डर को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि तुम रिटर्न रिवाइज करके उसको खत्म कर दो। शो कॉज नोटिस मिला, उसने रिवीजन कर दी, कमिश्नर अप्रूवल ही नहीं देगा रिवाइज करने का, क्योंकि अप्रूवल चाहिए ना उसका, वो नहीं करने देगा। 60 दिन के अंदर हो फिर वो उसकी फर्दर अमेंडमेंट कर देगा, दोबारा नोटिस देगा। इसका मतलब क्या है बेटा? रिटर्न रिवाइज करने के लिए 4 कंडीशंस हैं। कौन सी? पहले तो 2 लफ्ज सुनना चाहता हूँ, रिवाइज करते कब है? एरर नहीं बोलो ना, 2 लफ्ज चाहिए, ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। ओमिशन और क्या 4 कंडीशंस हैं? अकाउंट्स का रिवाइज, अकाउंट्स रीजन,
कमिश्नर का अप्रूवल। और क्या ना होना, अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो रिवीजन उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं हो सकती। और कब कमिश्नर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है? पहले 6 महीने में, और अगर वो टैक्स बढ़ा के दे तो सर वैसे तो उसको अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है बेटा। एक हाँ हाँ तो वैसे ही वो टैक्सेबल इनकम बढ़ा रहा है, लेकिन वो कब से बढ़ाएगा? वो तो उसकी अमेंडमेंट का तो ऐसी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अमेंडमेंट अगर ऑर्डर पास हुआ है ना तो रिटर्न की रिवीजन नहीं हो सकती। बेटा आपने एक सेल्स टैक्स में टॉपिक पढ़ा था और उसको इनकम टैक्स में भी पढ़ने जा रहे हो। एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है जहां आपको फंसाता है, और अक्सर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में वो सेल्स टैक्स लिख लेते हैं और सेल्स टैक्स में वो इनकम टैक्स लिख लेते हैं। रिटर्न रिवाइज होने की वजह से पेनल्टी का क्या फ़ायदा होता है, याद है सेल्स टैक्स का? अभी चंद दिन पहले पढ़ा था हमने सेल्स टैक्स में, कहा था कि अगर कोई रिटर्न रिवाइज करेगा तो कब रिटर्न रिवाइज होगा? अगर वो रिटर्न रिवाइज कर रहा है बिफोर ऑडिट नोटिस तो 100% पेनल्टी माफ, शाबाश। और ऑडिट नोटिस, ऑडिट का नोटिस इशू हो चुका ड्यूरिंग ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट आपने पहले सही कहा था 75% माफ है, 25% पे करोगे। और शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो फिर जीरो, फिर सेल्स टैक्स में जीरो है। समझना, सेल्स टैक्स में सिर्फ 4 में से 2 सिचुएशन में माफ़ी है। अगर तो ऑडिट नोटिस नहीं मिला, सारी पेनल्टी माफ़। ऑडिट नोटिस मिल चुका, ऑडिट हो रहा है मगर शो कॉज नहीं हुआ, तो इसमें 25% पे करोगे, 75 माफ़। अब कोई माफ़ी नहीं है। मगर इनकम टैक्स में से नहीं है। इनकम टैक्स में पहली स्टेज सेम है, क्या? अगर ऑडिट नोटिस नहीं मिला पेनल्टी माफ़। ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में सेम है। अगर ऑडिट के दौरान है, ये भी इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में सेम है कि 25% पेनल्टी पे करोगे, 75 माफ़। मगर ये इनकम टैक्स में डिफरेंट है, ये इनकम टैक्स में डिफरेंट है, ये सेल्स टैक्स में नहीं है। कि अगर शो कॉज इशू हो चुका है, यहाँ पे 50% की अभी भी माफ़ी है, वहाँ 100% चार्ज होता है, वहाँ कोई माफ़ी नहीं है। 50% पेनल्टी का पे करोगे, 50 माफ़ हो जाएगा। पेनल्टी एप्लीकेबल थी 1 लाख, कितनी पे करोगे? 50,000। उसमें सेल्स टैक्स में पूरी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना। ये डायरेक्ट टैक्स है, इसमें फिर भी वो फ़ायदा दे रहे हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लोगों के पैसे से रख के बैठा था, वहाँ इस पर सख्ती ज़्यादा है। सेम सेल्फ असेसमेंट है, मोर और लेस सेम है। हाँ बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। जी बेटा, वो मुख्तलिफ है, उसमें बताता हूँ। अब बेटा आपने ये ज़रा बताएं कि रिटर्न रिवाइज होने की 3 केसेस क्या थे? सारी पेनल्टी माफ़, 75% माफ़, 50% माफ़। सेल्स टैक्स में क्या था? सारी पेनल्टी माफ़, 75 माफ़, सारी देनी पड़ेगी। फ़र्क समझ गए? दोनों में अलग अलग लिखना बेटा। अच्छा, एक सवाल प्रैक्टिकली आता है ये, और इसको समझ लो क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये केस है। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या हैं? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या हैं? ज़्यादातर 30 सितंबर है। इंडिविजुअल और एओपी का केस 1, केस 2। केस 1 में सैलरीड इंडिविजुअल है तब भी 30 सितंबर, और नॉन सैलरीड है तब भी 30 सितंबर। इसका मतलब फ़र्क ही नहीं है कोई दोनों में। यानी इंडिविजुअल हर हाल में रिटर्न कब तक फाइल करेगा? 30 सितंबर। एओपी और इंडिविजुअल के सारे केसेस की ड्यू डेट क्या है बेटा? 30 सितंबर। कंपनी के लिए फिर केसेस हैं अलग अलग। पहला केस ये है कि आपका कंपनी का टैक्स ईयर एंड हो रहा है 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी में से किसी दिन। नॉर्मल टैक्स ईयर भी आ गए, स्पेशल टैक्स ईयर भी आ गए। तो आप रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर तक। आपका अगर कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है? पहले 6 महीने में साल के। यहाँ साल का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 30 जून तक अगर आपका टैक्स ईयर एंड हो तो 30 जून पे नॉर्मल टैक्स ईयर एंड होता है, और उससे पहले किसी डेट पे एंड हो रहा होगा तो स्पेशल टैक्स ईयर होंगे वो सारे। तो स्पेशल टैक्स ईयर भी कवर हुए, नॉर्मल टैक्स ईयर भी कवर हो गया।
तो कंपनी रिटर्न कब तक फाइल करेगी? अब इसमें टाइम तो अलग अलग मिलेगा, मगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो 6 महीने मिल रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। अलबत्ता आपका टैक्स ईयर, ये गौर से सुनना, कंपनी का एंड हो रहा है अगले 6 महीने में। कंपनी का 6 महीने मिलना है, बहुत ज़्यादा टाइम है कंपनी का। गौर से देखो, कंपनी के जो अकाउंट्स ज़्यादा होते हैं ना, उसको क्लोज करने में टाइम लगता है। तो पहले 6 महीने का मतलब जनवरी टू जून में अगर टैक्स ईयर एंड होगा तो दिसंबर की 31 तारीख। मगर अगर जुलाई से दिसंबर में टैक्स ईयर एंड होगा तो अगले साल के सितंबर तक, 9 मंथ। शाबाश। कंपनी के ईयर्स क्या पे डिपेंड करता है? कंपनी के ईयर्स पे डिपेंड करता है कि ईयर कौन सा है। अगर कंपनी, मैं दोबारा पूछता हूँ, इंडिविजुअल और एओपी की ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। कंपनी की डिपेंड्स किस पे? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे, ईयर एंड अगर जनवरी से 1 जनवरी से 30 जून तक होगा तो 31 दिसंबर, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर होगा तो अगले साल का 30 सितंबर। ओके। अच्छा, फिर एक और केस है, वेल्थ स्टेटमेंट अगर किसी ने नहीं फाइल की तो वेल्थ स्टेटमेंट तो रिटर्न का हिस्सा है, तो उसकी ड्यू डेट वही होगी जो रिटर्न की ड्यू डेट है। और वेल्थ स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंडिविजुअल और एओपी फाइल करते हैं, बल्कि इंडिविजुअल फाइल करते हैं। इस वजह से वेल्थ स्टेटमेंट की ड्यू डेट भी 30 सितंबर हो गई। सर उसके बगैर तो रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगा। हाँ, उसके बगैर तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया, ये तो रिलेवेंट बात लिखी है आजकल। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिस पे कानूनन वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बन रही, मगर कमिश्नर ने उसको नोटिस दिया है कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करो, क्योंकि कमिश्नर के पास पावर है, तो फिर ड्यू डेट उसकी नोटिस में लिखी होगी। एक आपने केस सुना था नोटिस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, ये क्या था? एक बंदे ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, 15 दिन में उसको क्या करना है? इन्फॉर्म। फिर क्या होगा? रिटर्न फाइल करेगा। कितने ड्यूरेशन का? जितने टाइम ऑपरेशन चलेगा, 1 जुलाई से लेके बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस तक। तो उसको ड्यू डेट कौन सी होगी? क्योंकि ये उसको नोटिस के जरिए कहा जाता है रिटर्न फाइल करना, तो ऐसे केस में भी उसकी ड्यू डेट नोटिस में गिवन होगी, क्योंकि उसको नोटिस दिया जाता है ना, रिटर्न फाइल करो। और नॉन फाइलर, नोटिस टू नॉन फाइलर फॉर रिटर्न लायबल टू बी फाइल्ड बट नॉट फाइल्ड। कहते हैं एक नोटिस दिया गया है किसी को, ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन। देखिए, जब नोटिस दिया गया है रिटर्न फाइल करने का किसी को भी, तो नोटिस में डेट बताई जाएगी ना। इसका मतलब क्या है? अगर आप गौर से देखें तो केस नंबर 1 इंडिविजुअल एओपी का था। ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। कंपनी किस पे डिपेंड कर रही है? ईयर एंड पे। अगर 1 जनवरी से 30 जून होगा तो 31, और अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर है तो अगले साल का। और इंडिविजुअल अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो ड्यू डेट क्या है उसकी? वही 30 सितंबर। और नोटिस के जरिए मांगा गया है तो जो भी चीज़ नोटिस के जरिए होगी ना, तो याद रखिएगा उसको नोटिस के का मतलब क्या होगा? कि नोटिस का मतलब होगा कि ड्यू डेट उसमें मौजूद होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये इस पे सवाल कभी बना नहीं है, बन सकता है कि अगर कोई बंदा इस टाइमलाइन को ना फॉलो कर सके। किस टाइमलाइन को? जो अभी अभी आपने पढ़ा, क्या था टाइमलाइन? इंडिविजुअल का, एओपी का, कंपनी का, वेल्थ स्टेटमेंट का, वो नहीं फॉलो कर पा रहा। क्यों? उसको पता है मैं नहीं रिटर्न फाइल कर पाऊंगा। क्यों? कोई तो वजह होगी। तो कहते हैं हाँ, ये वजह होती है पाकिस्तान से या तो बाहर है, वो देख रहे हो, वो क्या है? पाकिस्तान से बाहर, या उस क्या है वो? सिकनेस, या हो चुका है कोई एक्सीडेंट, या कोई और रीजनेबल कॉज हो। ऐसे केसेस में वो अप्लाई करता है किस काम के लिए? एक्सटेंशन के लिए। ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है कब? कब? जब वो बंदा पाकिस्तान से बाहर हो, या बीमार हो, या मिस एडवेंचर का मतलब क्या है? एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट, या कोई और रीजनेबल कॉज हो। तो ऐसे केस में वो क्या अप्लाई करेगा? एक्सटेंशन। किस डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन फाइल करेगा? सारी की। रिटर्न की भी एक्सटेंशन दे सकता है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला केस भी होगा, मतलब कोई भी जो डॉक्यूमेंट उसने देना था वो एक्सटेंड कर सकता है।
क्या अप्लाई, कैसे अप्लाई करेगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसके सामने फाइल करेगा? कमिश्नर के पास। अब कमिश्नर क्या करेगा? उसको एक्सटेंशन दे सकता है कमिश्नर। कितने दिनों की? 15 दिन की। मगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे तो लॉन्गर भी हो सकता है। अब बंदा कहता है जी मुझे एक्सटेंशन दो क्योंकि मैं 3 महीने के बाद आऊँगा पाकिस्तान, अकाउंट्स मेरे पास ही होते हैं और मैं वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में हूँ। बिल्कुल सही कहा। नहीं सर, सिकनेस भी हो सकती है ज़्यादा, मतलब सिकनेस भी हो सकती है। एक्सीडेंट हुआ हो, बंदा अगर कोमा में चला गया, वेकेशन पे भी रीज़न तो अच्छा है इसका, रीजनेबल कॉस्ट, तो वेकेशन भी है। तो ऐसे केस में वो एक्सटेंशन मांगेगा और कमिश्नर कहता है मैं 15 दिन दे रहा हूँ। 15 दिन किस काम के? मैं आऊँगा तो 3 महीने बाद ना, या मैं भाई, तो इसलिए लॉन्गर एक्सटेंशन भी मिल सकती है। और सपोज करें कि वो एक्सटेंशन रिजेक्ट कर देता है, कहता है पोपट लाल मैं नहीं देता तुझे एक्सटेंशन, तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? चीफ कमिश्नर के पास। और उसको सेम बात कही जाएगी कि भाई हमारी मजबूरी है, तो वो भी कितने दिन दे सकता है? 15। और एक्सेप्शनल केस में वो क्या कर सकता है? लॉन्गर पीरियड दे सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट मुमकिन है कि नहीं है? कौन से डॉक्यूमेंट की? सबकी, रिटर्न की, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट सबकी मुमकिन है। कब? पाकिस्तान से बाहर हो। एक्सटेंशन कौन देगा? रिजेक्ट करे तो चीफ कमिश्नर। एक्सटेंशन कितने दिन की? और अगर एक्सेप्शनल केस हो तो? अच्छा बेटा, एक ना रियल केस बताता हूँ आपको इस पे, परपोर्टेड रिटर्न पे। परपोर्टेड रिटर्न क्या है, इसका एक रियल केस बताता हूँ। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक ही देखा है आज तक, इसलिए मैं यही किस्सा आपको सुनाऊंगा। और इसके बाद मैंने कभी भी ये केस नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो। उसके बाद मेरे कम से कम टेन्योर में और मेरे सर्विस में मैंने ये केस नहीं देखा। ये केस था जब मैं टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उन्हीं दिनों में, शुरू के दिनों में, एक डॉक्टर जो कि बहुत बड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर था, रिटर्न फाइल करता था मगर टैक्स बहुत कम देता था। तो टैक्स मतलब 12, 15, 18 लाख रुपए की इनकम दी और कभी 5 लाख, 5,000, 8,000, 10,000 वाला टैक्स देता था। इस साल मैंने टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो ये बड़ा, चूँकि हमारे ऑफिस में बड़ा मशहूर हुआ था तो सबको इस किस्से का पता है। तो उसने रिटर्न फाइल किया जिसमें उसने कोई करोड़ों रुपए की इनकम शो की। और पहले उसका एक क्लिनिक था, उसके 5-5 क्लिनिक के एड्रेस दे दिए उसने। और यहाँ तक कि अपनी पहले एक गाड़ी थी, उसके बाद उसकी 4-4 गाड़ियाँ, मतलब भर के मंड के उसने जो है वो डेटा दे दिया। मगर जो पेएबल टैक्स था वो आखिर में लिखा कि मेरे पे 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, उसकी कैश में पेमेंट नहीं की। रिटर्न फाइल कर दिया मगर पेमेंट नहीं की। ये वो टाइम था जब सिस्टम अभी नया नया बन रहा था, तो मैनुअल रिटर्न फाइल होते थे। हमारे ऑफिस में ऐसे रिटर्न आया, हमने उसको ठप्पा लगा के अपने फाइल पे लगाया। वो देखिए क्या था, सब कुछ उसका है, साइन उसका है, एवरीथिंग उसी की थी। तो हम जब रिटर्न एग्जामिन कर रहे थे तो उसमें ये देखा और हमें जब नज़र आया कि यार ये बंदा, कैसे चेक करते थे हम उस दौर में, अभी तो सिस्टम करता है, उस दौर में हमें ये चेक करना होता था ऑफिस में, इसने 3.5 करोड़ का टैक्स बोला है तो हमारे पास बैंक से एक स्क्रॉल आता था बैंक कि किस टैक्स पेयर ने क्या टैक्स पे किया है। हम उस दौर में क्या करते थे, खोलते थे, उसको चेक करते थे, एनटीएन, अच्छा इसके पैसे, तो हम ढूंढ ढूंढ के थक के उसके पैसे आई नहीं थे, इसका मतलब उसने पेमेंट नहीं की थी। तो उसको नोटिस किया कि डियर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइलिंग योर रिटर्न, आपने 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स बताया मगर आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। अब हमने कहा आपको 7 दिन दिए जा रहे हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल करने के बाद जो पेमेंट बनती है वो भी तो दे दो। 7 दिन तो दूर की बात है, अगले दिन ऑफिस आ गया वो बंदा, डॉक्टर साहब आ गए, कहते हैं जी मैंने तो रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आप किसकी बात कर रहे हो? हमने कहा नहीं सर, डॉक्टर साहब आप बड़े मशहूर बंदे हैं, हम तो जानते हैं, आपका तो रिटर्न है हमारे पास। हमने कहा नहीं मैंने तो रिटर्न नहीं फाइल किया। हमने फाइल उठाई, उसके सामने रख दिया, ये लो ये आपका रिटर्न है। अब वो पढ़ता गया, डेटा जो देखा ना, चूँकि डेटा तो सही था ना, डेटा हकीकी था, तो
तो उसके पसीने आना शुरू हुए इस तरह। ठीक है, हमने कहा पानी वानी मंगाओ भाई, डॉक्टर साहब परेशान हो गए। तो उसने पता है क्या कहा, कहते तुझे साहब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा सर आपके साथ क्या फ्रॉड हो गया? कहते हैं देखिए ये रिटर्न मैंने नहीं फाइल किया, मगर मेरे अकाउंटेंट ने मेरे नाम का फाइल कर दिया है। मैंने कहा जी आपका अकाउंटेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। कहता है कल तक था, ये रिटर्न फाइल करने के बाद मेरे कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि मैंने उसको जलील करके नौकरी से निकाला था। कहता है मैंने उसको नौकरी से निकाला था और मुझे अब समझ आ रही है उसने मेरे साथ क्या किया है। कहता है वो मेरे पास आया, बड़ी मिन्नत समाजत की कि सर 2-3 दिन मुझे रहने दें, क्योंकि मैंने आपकी इतनी खिदमत की है, तो मैं थोड़े से अपना पेपर मेरे पड़े हैं, तो मैं अपने पेपर लेना चाहता हूँ। वो पेपर मेरे लेके गया है। वो पेपर मेरे लेके गया है। ये देखिए, ये तो मैंने कहा देखिए अब आप जाने, आपका अकाउंटेंट जाने, हमारा तो भला हो गया, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल गई आपकी। अब आप मेहरबानी करके टैक्स पे करें। नहीं सर मैं तो उस रिटर्न को मानता ही नहीं हूँ, मैंने थोड़ी फाइल किया है, ये नकली जाली साइन है। मैंने कहा अपना NIC दिखाएं। मैंने गौर किया, साइन तो जाली था, हाँ साइन थोड़ी गड़बड़ थी, वो मैच नहीं कर रहा था। मैंने कहा देखिए अब आपने तो साबित कर दिया, एक बात आपने साबित कर दिया कि ये रिटर्न वाकई आपका नहीं, तो मैं बात मानता हूँ आपकी, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे आपने प्रूफ दे दिया। प्रूफ क्या दिया उसने? सिग्नेचर मैच नहीं कर रही। थोड़ी सी वहां समझ आ गई मुझे भी कि ये बात सही कर रहा है। हमने उससे कहा अब आप बन चुके हो नॉन फाइलर ना, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि रिटर्न आपका नहीं, नॉन फाइलर। आप रिटर्न तो फाइल करो। अब तो पकड़ा गया, अब कहाँ जाएगा, अब तो फंस चुका है। तो भाई उसने रिटर्न फाइल किया, वही 7.5-8 लाख रुपए शो करके और 12-15 हज़ार रुपये का टैक्स दे दिया। हमारे पास एविडेंस पहले ही मौजूद था, हमने ऑडिट में उसको सिलेक्ट किया और उसका ऑडिट करके उसके रिटर्न को अमेंड करके 3.5 करोड़ दोबारा बना दिया। पेनल्टी और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ हुआ। ठीक है, सुने। अब लॉ पता है क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन या मैन्युअली, जब मैन्युअल होता था मैन्युअल, अब ऑनलाइन किसी भी टैक्स पेयर का रिटर्न आ जाएगा तो उसी का माना जाएगा। वो मुकर नहीं सकता कि मैंने नहीं फाइल किया। अगर किसी और ने फाइल किया है तो वो खुद साबित करेगा ये मेरा रिटर्न नहीं है, फिर उसका माना है। इसका मतलब परपोर्टेड का मतलब है जो जिसका दिख रहा है उसी का होगा। वरना तो लोग पता है क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करके देखेंगे, पकड़े गए मेरा नहीं है। ठीक है, कंपनी में कोई मुलाजिम से अच्छी मुझे एक और मिसाल याद आ रही है इस बात पे। किस वाली बात पे? मेरा नहीं है। उसने खुद फाइल किया, पकड़ा गया, गलत डेटा था, पकड़ा गया, क्या बोल रहा है ये तो मेरा नहीं है, मुकर गया। इस पे आप जो मिसाल दे रहे उससे ज़्यादा अच्छी मुझे मिसाल याद आ रही है। अक्षय कुमार के एक मूवी में वो कहता है बहन डर गई, किसी ने देखा? ये वाला सीन हो सकता है, बहन डर गई। हाँ तो भाई देखो, एवरी पर्स रिटर्न, कौन सा रिटर्न जो लग रहा हो, परपोर्ट का मतलब उसी का दिख रहा है, सारी चीज़ उसकी हैं, तो कहता है फिर उसी का होगा, इसी का होगा, अनलेस वो प्रूव कर दे कि उसका नहीं है। इसका मतलब सबूत उस पर चला जाएगा। हाँ वो सबूत दे देगा तो हम कहेंगे यस आपका रिटर्न नहीं है, आप नॉन फाइलर, वो डॉक्टर की तरह दोबारा रिपीट होगा। तो परपोर्टिंग रिटर्न बेसिकली टैक्स पेयर पे मुकर जाने से रोकने के लिए रखा गया है, ताकि वो मुकर रहा है कि नहीं फिर भी आपका ही है, कानूनी तौर पे आपका है। हाँ साबित करो आपने नहीं फाइल किया, साबित कर दोगे कि ठीक, फिर मान लिया जाएगा। क्लियर? अच्छा बेटा, ये एक चीज़ है कि अगर रिटर्न इन्फोर्स करेंगे, बिजली का बिल याद है आपको? इनकम टैक्स में थोड़ा डिफरेंट है। इनकम टैक्स में अगर तुम रिटर्न नहीं फाइल कर रहे तो आपका क्या किया जाएगा? मोबाइल फ़ोन बंद, सिम बंद कर देंगे। सेल्स टैक्स में थोड़ा डिफरेंट था ना, तो नई सिम निकलवाओगे, कितनी निकलवाओगे? 5 ना। हाँ सेल्स टैक्स में कनेक्शन काट रहे थे, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी और गैस।
इनकम टैक्स में रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो मोबाइल बंद कर देंगे आपका। मगर सिर्फ मोबाइल नहीं बंद करेंगे, खाना भी नहीं बना सकोगे घर पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी काट देंगे और बिजली का बिल भी, गैस भी काट देंगे, वो इधर भी है। ना सिर्फ ये, बल्कि तुम्हें मुल्क से बाहर ट्रेवल करने भी नहीं देंगे, मतलब तुम एयरपोर्ट पे भी आगे नहीं निकल सकोगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्या कर लो, रिटर्न फाइल कर लो। ओके, एक्सक्लूडिंग पर्सन होल्डिंग, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो उसको नहीं रोकेंगे, माइनर्स को नहीं रोकेंगे। अब बाप को जाने नहीं दे रहे, माइनर कैसे मुल्क से बाहर जाएगा? हमारे साथ जाएगा। हाँ, स्टूडेंट्स को भी नहीं रोकेंगे, पर्सन्स प्रोसीडिंग अब्रॉड, हज वाले उम्रे वाले को भी नहीं रोकेंगे वरना बद्दुआ लगेगी, और सच अदर। इसका मतलब इन लोगों को छोड़ के बाकी सबको रोक देंगे। क्या 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 क्या? हज पे चला गया और वहीं से गायब हो गया। कितने नेक ख्याल आते हैं आप लोगों के। हज पे जा रहा है गुनाह माफ करने के लिए, गुनाह माफ करके फिर गुनाह कर रहे हैं। किसके पैसे पे? गवर्नमेंट के पैसे पे। अच्छा, सही सही। इसका मतलब है कि अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो 3 तरीके से उसको मजबूर करेंगे रिटर्न फाइल करो। कौन से? सिम बंद कर दोगे, गैस और बाहर जाना बंद कर दो। और जो जिसको इन तीनों की परवाह नहीं है तो कहेगा, तो फिर भी नहीं करेगा ना, कहेगा अच्छा सिम बंद, अपन के पास तो मोबाइल है, सिम तो किसी और की ले ली, मेरे नाम की बंद कर दी, मैं किसी और की ले रहा हूँ, अपने मुलाजिम के नाम की ले ली, चल भाई गैस बंद, बर्गर खाऊंगा, बाहर का खाना खाऊंगा, कहाँ एडमिशन नहीं देंगे? वो कहाँ लिखा है कानून में? ऐसे करें मैं पत्थर मारूं उनको। स्टूडेंट कहाँ जा रहा है? किसी मुल्क से बाहर जाने पे उस स्टूडेंट को पाबंदी थोड़ी है, मना थोड़ी कर रहे हैं उसको वैसे ही जाने दे रहे हैं। बाहर नहीं जाने देते, बाहर जाता कौन है? हर बंदा थोड़ी जाता है भाई, उसको जाना ही नहीं मुल्क से बाहर। इसका मतलब आजकल इसके बावजूद भी काम चल रहा है, फिर भी रिटर्न लोग नहीं फाइल करते, क्योंकि वो हमें ज़रूरत ही नहीं ना। सही बच्चों। और अगर वो बात वही है, नोटिस दिया जाएगा उसको, और जनरल ऑर्डर, आपको याद है वो जनरल ऑर्डर के ज़रिए था, और अगर वो उसने काम कर दिया तो उसको वापस एक्टिव भी कर देंगे। सेम है बाकी, मगर इसमें थोड़ा सा एक बार आप पहले पूछ रहे थे फॉरेन इनकम और एसेट का, उस वक्त बोल रहे थे ना। अब वो आ चुका है। अगर आपके फॉरेन के एसेट्स, ये देखो कितने हो, पहले इनकम कितनी हो, नॉट लेस का मतलब ज़्यादा हो। तो अगर आपकी इनकम यूएस डॉलर कितने, 10,000 से ज़्यादा हो, और एसेट कितने, 1 लाख, तो इसका मतलब हर किसी पे नहीं है ये स्टेटमेंट। इसमें 10,000 और 1 लाख, एक्सीडिंग 10 लाख, नॉट लेस देन का मतलब इक्वल और मोर। मेरी फॉरेन इनकम कितनी हो कि ये स्टेटमेंट मेरे पे ज़रूरी बने, 10 या उससे एक्सीडिंग, या एसेट कितना हो, 1 लाख या उससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये स्टेटमेंट फाइल करना मेरे पे ज़रूरी नहीं है। दोबारा सुनना बेटा, हर रेजिडेंट इंडिविजुअल को, इसमें वर्ड है रेजिडेंट, अगर आप यहाँ हो और आप बाहर से इनकम कमाते हो या आपका एसेट है बाहर का, तो आप पे ये स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी बन जाएगा। कौन सी? फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, जो अलग से फॉर्म होता है। और उसमें क्या बताते हैं? उसमें हम अपने फॉरेन एसेट्स भी बताते हैं, फॉरेन लाइबिलिटीज़ भी बताते हैं, और उसके अलावा जो ट्रांसफ़र की अगर एसेट्स हमने बेचे हैं वो भी बताएंगे, और इनकम भी बताएंगे फॉरेन कितनी है। इसका मतलब वही डिटेल देंगे ना जो इनकम और स्टेटमेंट की होगी। और अगर किसी ने ये नहीं, अगर उसने नहीं जमा कराई तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि जमा कराओ। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा ये मैं काफ़ी सारे काम किए इस किस्म के फॉरेन इनकम और एसेट के। एक साहब हैं, उसको हमने नोटिस दिया, मेरे पास आया, स्टाफ वाले होते हैं ना, सरकारी अफसर है, नोटिस बना के आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार नोटिस इन टैक्स पेयर के, सर वो कल जो आपने लिस्ट दी थी, हाँ यार वो तो इस्लामाबाद से लिस्ट आई थी कि इन लोगों के फॉरेन एसेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, आप इनको नोटिस दे दें, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो मैंने अपने क्लर्क को, जो स्टाफ मेंबर थे, वो लिस्ट दे दी कि यार नोटिस बना देना, कल मैं आके साइन कर दूंगा। सुबह मैंने देखा वो नोटिस उन्होंने बनाए हुए थे, तो मैंने क्या किया, देखा हाँ यार नोटिस सही है, मैं जल्दी में नोटिस किया, साइन करके भेज दिया, बेटा ये भेज दो। नोटिस उन्होंने भेज दिए, 7 दिन का सबको टाइम दिया।
नोटिस किस पे भेजा कि यू आर लायबल टू फाइल स्टेटमेंट, कौन सी, फॉरेन इनकम एंड एसेट, क्योंकि आपके वहाँ पे एसेट्स हैं तो आप नहीं फाइल कर रहे। अब हमने कितना टाइम दिया, 7 दिन का टाइम दिया यार। 7 दिन गुजरे, 7वें दिन एक साहब आए मेरे ऑफिस में, बाहर से उन्होंने कॉल की कि सर वो आपसे एक टैक्स पेयर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी भेजो। आए, मैंने कहा बंदा जब मेरे कमरे में एंटर होता है ना, मैंने कहा यार इसको मैंने कहीं देखा है, मैंने कहा यार इस साहब को मैंने कहीं देखा है। वो काफ़ी स्मार्ट से थे, एज उनकी काफ़ी बड़ी दिख रही थी बट काफ़ी स्मार्ट से थे। अच्छा, और वो साहब जो हैं जब उन्होंने खुद को बैठे और तारुफ कराया तो उनका नाम था ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास कौन है? ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के अर्ली डेज के क्रिकेटर हैं और इस वक्त कौन है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट। ज़हीर अब्बास, इसको एशियन ब्रेडमैन कहते हैं एंड वन ऑफ पाकिस्तान के फाइनेस्ट बैट्समैन थे। तो द मोमेंट ही सेड आई एम ज़हीर अब्बास, मैंने कहा सर आप तो नेशनल हीरो हो, आप कैसे आ गए इधर? हमने कहा जी आपने बुलाया मुझे। मैं कहा मैंने कब बुलाया आपको? कहता आपका नोटिस मिला था। मैं आपको नोटिस कब दिया? फौरी से मैंने पीए को बुलाया, मैंने कहा यार आपने ज़हीर साहब को क्यों नोटिस दिया है? कहते सर आपने ही तो साइन किए थे। मैं कहा मैंने कब किया था? एक्चुअली वो ज़्यादा नोटिस थे तो नाम पे मैंने गौर नहीं किया, नोटिस पढ़े, बगैर पढ़े मैं नहीं साइन करता। नाम में वो ज़हीर लिखा था, मुझे क्या पता कौन ज़हीर है। तो ज़हीर अब्बास साहब को मैंने कहा सर अब आप आ ही गए हैं तो अब मेहरबानी कर दें, एक चीज़ बता दें, आपकी कोई प्रॉपर्टी है? तो यार ये है ज़हीर अब्बास, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब ये खैर इस वक्त ऐसे नहीं देखते, अब तो थोड़े से मगर इतने एथलेटिकली बिल्ट माशाल्लाह। ये पिक्चर तुम्हें पता है मेरे सिस्टम में आती नहीं है, देखा नहीं आई, खुद देख लेना। हाँ बस उसने हैक किया हुआ। तो अब क्या हुआ, ज़हीर अब्बास साहब ने, मैं कहा सर देखें आपको तो हम खैर जहमत पता नहीं होता, पता होता तो हम, आप तो नेशनल हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, उस बंदे ने ये जो लोकल रिटर्न फाइल किया था, स्टेटमेंट से रह गई। तो हमने उनको फिर गाइड किया, उन्होंने अगले दिन वो स्टेटमेंट फाइल कर दी, क्योंकि उनकी वाकई अगर ये खिलाड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ तो होती हैं। तो बाहर कोई लंदन में फ्लैट था, कहीं इस किस्म की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता इस वक्त उनका क्या स्टेटस है, मगर बहरहाल वो उनकी जो जायज़ इनकम थी, इनकी कौन सी हिडन इनकम हो, ये तो इनको बहुत अमाउंट्स तो मिलते रहते हैं। उसके अलावा इनके अपनी बिजनेसेस भी हैं। तो टैक्स पेयर क्या था, एक नेशनल हीरो, ठीक है। इस वजह से इससे बहुत से, और कुछ ऐसे टैक्स पेयर भी हैं जिनकी पीछे पाकिस्तान से बाहर कोई पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हमें पता चली, हम ढूंढ के थक गए, टैक्स पेयर मिला ही नहीं। पॉलिटिशियन अपने नाम की रखते होंगे बाहर, तुझे क्या लगता है कि बाहर उसके अपने नाम की होगी? तो बहरहाल हाँ पता चलता है तो उनके खिलाफ फरिश्ते लग जाते हैं, टैक्स वाले नहीं लगते। फरिश्ते समझ गए? हाँ बस, नहीं दूसरे होते हैं फरिश्ते बेटा। क्या बेटा? सॉरी? हाँ देखिए बात यह है कि जो हाँ मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स से कनेक्टेड भी है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, तो इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। तो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट में क्या था बताओ, किसी को याद है? 10,000 और 1 लाख। आपने बिल्कुल सही कहा, 10,000 रुपये और 1 लाख रुपए। रुपए नहीं भाई, डॉलर रुपए नहीं लिख देना, RS नहीं, डॉलर USD। ओके, क्या करें बेटा? तो फिर भी है क्योंकि इनकम आ गई ना, दोनों में से एक क्राइटेरिया हो। अच्छा बेटा, अब एक सवाल बनता है और वो इजी सवाल है बहुत, इसकी मैं एक वीडियो एक आपसे शेयर करूंगा, 2 वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप पे, यूट्यूब पे डाल के 2 वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि 2 सवाल ही आए अब तक और दोनों को मैंने सवालों को सॉल्व किया है। 2 जो पास्ट में सवाल आए ना कि ये बनती कैसे है, ये एक ईजी फॉर्मेट है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ, उसकी 2 वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। मे भी कल शेयर हो, क्योंकि वो मिस मारूफ जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आ नहीं पाई, तो उसको मैंने कहा था कि दोस्त ने कर दी थी। लेट मी सी, अगर इफ़ ही इज़ बेटर तो रात तक अपलोड कर दूंगा, वरना कल अपलोड करूंगा। 2 सवाल वेल्थ स्टेटमेंट बनाने पे आए, दोनों मैंने सॉल्व करके
और यूट्यूब पे डाल के आपके साथ ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। तो बनती कैसे आए देखते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट को समझना है तो पहले मुझे बताएं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इक्विटी और नोट्स, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए रिटर्न इज जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट, रिटर्न इज जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उसकी इनकम रिपोर्ट होती है, एक्सपेंस रिपोर्ट होता है। और इंडिविजुअल की बैलेंस शीट के बराबर क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट। तो वेल्थ स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। समझना मेरी बात। सबसे पहले कंटेंट क्या है बैलेंस शीट की, इसीलिए हम पढ़ेंगे कंटेंट को। उसमें होता क्या है, बंदे के, अब ये कैसे बैलेंस शीट से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें अपने खुद के एसेट्स भी बताने हैं और लायबिलिटी भी बतानी है। और ये बैलेंस शीट की तरह किसी एक मखसूस दिन, और वो क्या होगा, 30th जून, ईयर एंड की पोजीशन बतानी है। और आपके फॉरेन इनकम और एसेट्स होंगे, वो भी उसमें शामिल करोगे, उसको भी ऐड करोगे। यानी एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स बताएंगे, सारी लायबिलिटीज बताएंगे। टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी किसकी, ये बैलेंस शीट से क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि खुद के भी बताने होते हैं और स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन और अदर डिपेंडेंट्स। इसका क्या मतलब है, फैमिली एसेट्स। स्पाउस के, हाँ स्पाउस के तो समझ आते हैं, माइनर चिल्ड्रन क्यों, मेजर क्यों नहीं। वो तो खुद कमा रहे हैं, उनके तो अपनी इनकम है ना। इसका मतलब है कि जो बंदे अपनी इनकम छुपा लेते हैं, एसेट्स अपने नाम पे नहीं बनाते, उनको पकड़ने का तरीका है कि सारे एसेट्स दिखाओ ताकि हम तुम्हारी इनकम से मैच करें। आपकी अगर स्पाउस खुद कमा रही है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो खुद फाइल करेगी। मगर आपका माइनर चिल्ड्रन है, वो तो कमा नहीं सकते अनलेस कि यूट्यूबर तुमने बनाया हुआ उसको, हाँ ठीक है, या फिर अदर डिपेंडेंट्स हो तो डिपेंड। इसका मतलब असल में ये एसेट्स आपके ही हैं, आपके पैसे से बने, इसलिए उसको कहते हैं बता दो हमें। और उसमें फॉरेन एसेट्स भी होंगे। फिर एसेट्स जो होंगे ना सिर्फ वो जो आपके पास उस डेट पे हैं, ये मुख्तलिफ है बैलेंस शीट से। कैसे कि ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं वो भी बता दो। क्यों बताऊं भाई, ताकि चेक करें उस पर कैपिटल गेन पे किया कि नहीं, ताकि चेक करें उस पर टैक्स आता है दिया कि नहीं दिया। और टोटल एक्सपेंडिचर भी दे दो भाई, ताकि हम चेक करें बचत कितनी हुई तुम्हारी। और पिछले साल के हिसाब से रिकन्सिलिएशन बना के, रिकॉन बना के दो, वेल्थ रिकन्सिलिएशन बना के दो। अब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये बैलेंस शीट है या नहीं है। नहीं है, उस जैसी है, बैलेंस शीट थोड़ी है। बैलेंस शीट में तो सीधी सीधी साफ सुथरी बातें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें तो पता नहीं सारी चीज़ें भर दी इसने। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर होता है? तो इसमें तो है ना, ये तो कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर। पता है ये क्या चाहता है? अब मैं आपको बता दूँ सर, तवज्जो करना मेरी बात पे, तवज्जो देखना। ये एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। कहता है लास्ट ईयर आपके पास नेट वर्थ, यानी आप, नेट वर्थ का मतलब होता है कि आपके पास टोटल वर्थ कितनी थी। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास टोटल 6 मिलियन है लास्ट ईयर तक, यानी सेविंग्स एसेट से लाइबिलिटी माइनस कर दी तो कितने बचे, ये वर्थ है आपकी कितनी, 6 मिलियन। आए यहाँ पे करंट ईयर में आपने कमाया, आपके पास करंट ईयर की है टैक्सेबल इनकम कितनी, 2 मिलियन। 2 मिलियन है, 2 मिलियन यस। आपके पिछले साल क्या है, कितनी है, 6। करंट ईयर में आपकी पोजीशन क्या बन चुकी है, रुक तो जाएं, मगर आपने आउटफ्लो भी तो किया होगा, टैक्स भी पे किया होगा, खर्चा भी किया होगा, वो कहाँ है, वो माइनस करेंगे। और सुनो, एक सिचुएशन और सुनना,
भाई मैंने ना, ये था लास्ट ईयर की पोजीशन। लास्ट ईयर मेरे पास 6 मिलियन के नेट एसेट्स हैं। अब क्या हुआ, मैंने कमाया 2 मिलियन, तो मेरा इनफ्लो कितना हुआ 2 मिलियन का। मगर मैंने क्या किया था, लोन भी लिया था, और उस लोन से मैंने एसेट जनरेट किया। एसेट जनरेट किया ना, तो मेरे पास एक एसेट बढ़ गया 1 मिलियन का। अब मेरे पास टोटल वर्थ क्या है मेरी, 6 मिलियन पुराने, 2 मिलियन इनकम के, 1 मिलियन एसेट है भाई, मेरा एसेट मैंने जनरेट किया है। तो कितना हो गया 9। मगर अब मुझे क्या क्या माइनस करना है, लोन है तो लायबिलिटी तो माइनस करते हैं ना एसेट से, लायबिलिटी तो पहले माइनस कर लो भाई। और खर्चा कितना हुआ, खर्चा भी तो है ना, एक्सपेंडिचर भी तो है ना, 1.5 वो माइनस कर लो। ठीक है, मतलब जो भी आपको बस समझ आ रही है माइनस कर लो। अब आपकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, ये आपके पास वर्थ कितनी थी, इतनी, क्या क्या माइनस करूंगा भाई, तो आपकी नेटवर्थ जो होगी 6.5 हो जाएगी। 6 में से आपके पास इनफ्लो होता है 2 मिलियन का, 1 मिलियन का, मगर आपकी लायबिलिटी जो है वो भी माइनस हुई, आपका एक्सपेंस भी माइनस हुआ, तो नेट वर्थ आपकी बढ़ी है 5 लाख से। सही है। अच्छा, अब ये बात क्या है, ये बात सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा, समझाना। मैं आपको इस पे ना ये जो बात कर रहा था बेटा, ये सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस नहीं है। समझाना क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट में किसी भी बंदे की नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ का क्या मतलब हुआ, आपकी ग्रोथ कितनी हुई इस दफ़ा। मगर ग्रोथ के लिए क्या क्या माइनस करूंगा मैं, लायबिलिटी माइनस करूंगा, और क्या माइनस करूंगा, एक्सपेंस माइनस करूंगा, तो मुझे नेटवर्थ का पता चलेगा ना। अब ये एक तरीका है इसकी बनाने का। तो पास पेपर की प्रैक्टिस मैंने 2 सवाल रिकॉर्ड करके आपके लिए बनाए हुए हैं, वो आपको शेयर हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मोटिव क्या है, क्यों बनाते हैं। टैक्स की सारी चोरी वेल्थ स्टेटमेंट से पकड़ी जाती है। अगर मैं आपको अपना तरीका बताऊं, मैं कभी भी रिटर्न नहीं देखता था, मैं सबसे पहले टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट देखता हूं। वेल्थ स्टेटमेंट देखने से मुझे पता चल जाता है कि इसकी वर्थ क्या है, फिर करंट ईयर का रिटर्न देखता हूं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, एक बंदे ने वेल्थ स्टेटमेंट में एक प्लॉट नहीं शो किया, वेल्थ स्टेटमेंट तो दी मगर प्लॉट शो नहीं किया, तो हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से उसका प्लॉट निकाल के आए। अब उसको क्या कहते हैं, तुमने ये एसेट डिक्लेयर, वेल्थ स्टेटमेंट होगी तो पूछेंगे ना। दूसरा, उसने वेल्थ स्टेटमेंट में 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बता दी, मगर सालाना इनकम उसकी इतनी कम है कि वो इस वेल्थ को बना ही नहीं सकता, उसे पूछेंगे ये इनकम कहाँ से आई। तो 2 तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट से टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है, एक उसमें ना बताने से, और अगर बता रहा है इनकम से जस्टिफाई नहीं हो रहा। एक रियल लाइफ मिसाल देता हूँ आपको। एक खातून ने शेयर्स परचेज किए, कंपनी में शेयर्स परचेज किए, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की 72 लाख रुपए की थी, 72 लाख रुपए की थी, और 72 लाख रुपए उसकी वर्थ ही नहीं थी। उसकी टोटल वेल्थ स्टेटमेंट हमने देखी और करंट ईयर की इनकम देखी तो कोई 30-35 लाख रुपए की बन रही थी, तो उसने लायबिलिटी भी शो नहीं की। सवाल तो बनता है ना कि ये 72 लाख रुपए कहाँ से आए, ऐसे ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा बेटा देखिएगा, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक किससे, इंडिविजुअल से। इसका ताल्लुक एओपी से नहीं है, एओपी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी से नहीं है, उसकी बैलेंस शीट होती है। जो रिटर्न फाइल करेगा वो वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। हर वो इंडिविजुअल जो एओपी का मेंबर होगा वो भी इसको फाइल करेगा, और ऐसा इंडिविजुअल जिसको कमिश्नर नोटिस दे दे वो भी फाइल करेगा। और वेल्थ स्टेटमेंट में गलती हो जाए रिटर्न की तरह उसको रिवाइज करेंगे, वही ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट की सूरत में उसको रिवाइज कर सकते हैं। और कमिश्नर किसी रिवीजन को वॉइड भी करार दे सकता है। वो कब वॉइड करार देगा, जब उसने रिवीजन जो की थी वो बोना फाइडे ओमिशन ना हो। इसका मतलब क्या था, इसकी एग्जाम्पल सुने। कमिश्नर वॉइड कैसे करार दे सकता है। एक दफ़ा, ये भी रियल केस है, एक टैक्स पेयर ने अपना प्लॉट शो किया, उससे सवाल पूछा गया प्लॉट कहाँ से आया, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो जस्टिफिकेशन देने के बजाय उसने क्या किया, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करके प्लॉट को ही निकाल दिया।
हमने जब उसको नोटिस दिया कि भाई कल तक जो प्लॉट तेरा था वो कहाँ गया, कहता है सॉरी वो मेरा प्लॉट ही नहीं है। हमने कहा अच्छा आपका नहीं है तो किसका है, भाई का है। भाई की वेल्थ स्टेटमेंट में था ही नहीं। इसका मतलब है इस किस्म की रिवीजन वॉइड हो जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट 5 साल के बाद रिवाइज नहीं की जा सकती। अब वेल्थ स्टेटमेंट में बेटा जो असल चीज समझनी है ना आपने, वो है वेल्थ स्टेटमेंट की कंटेंट, ताकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सको। अब वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है उसका एक तरीकेकार है। इस पे 2 सवाल पास्ट के, दोनों मैंने सॉल्व करके आपको एक वीडियो बना दिए। मैंने जैसे आपको बताया, आज कोशिश करूंगा अगर मिस मॉरो किस के, अदरवाइज कल आपको शाम तक वो अपलोड कर देगी। आखिरी चीज़ क्या है बेटा, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, याद है 15 दिनों का। हाँ 15 दिनों का नोट क्या हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है। तो बिजनेस बंद हुआ ना, तो क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर नोटिस देंगे कमिश्नर को कि मेरा बिजनेस बंद हो गया है। और इंफॉर्मेशन देने के बाद कमिश्नर क्या करेगा, नोटिस देगा कि रिटर्न फाइल करो। और रिटर्न का पीरियड क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, यानी 1 जुलाई से लेके एंड ऑफ द टैक्स ईयर तक। और अगर वो नोटिस नहीं देता मगर कमिश्नर को कहीं और से पता चल जाता है, तो नोटिस ना देने के बावजूद भी कमिश्नर उससे नोटिस देके रिटर्न फाइल करवा सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल सुने। एक जगह से मैं गुजरता था तो एक दुकान थी, मैंने देखा ये बड़े अरसे से, यानी रोज़ गुजरते थे, खुली होती थी तो बंद हो गई। तो एक दफ़ा गुजरे बंद, 2 दफ़ा गुजरे, फिर पता चला उसका शटर खुला हुआ है, ऊपर से सामान निकाल रहे हैं। तो गाड़ी गुजरती थी, मैंने खड़े होकर पूछ लिया भाई ये क्या दुकान का, कहते हैं सर हमने बंद कर दिए, दुकान बंद हो गई है। अच्छा, जाके चेक किया, नोटिस तो आया ही नहीं था। तो हमने नोटिस दे दिया, क्या कहा, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, आपने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। मगर खैर है, आपने नहीं भी इन्फॉर्म किया, अब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करो। कौन सा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला, कब से लेके कब तक, फर्स्ट डे से लेके डिसकंटिन्यूड बिजनेस तक। और ऐसा रिटर्न कोई छोटू रिटर्न नहीं होगा। इसका स्टेटस क्या है, इसका फुल रिटर्न वाला स्टेटस होगा। वो कहेंगे देखें हम तो आपको 3 महीने का रिटर्न अभी क्यों दें, हम तो चाहते हैं पूरे साल का दें। हम कहेंगे नहीं नहीं पूरे साल का बाद में देना, अभी ये तो रिटर्न दे दो। सर 3 महीने का क्या होता है, ओ भाई 3 महीने क्या, 13 दिन का रिटर्न भी आपसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि रिटर्न लीगल रिक्वायरमेंट है। बेटा एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने आपको वेल्थ के लिए एक, चूँकि हो सकता है ना कि किसी बच्चे को स्टेप्स की ज़रूरत हो, तो मैंने सारे स्टेप्स जो न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हैं या लिख भी दिए हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट बनती कैसे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप इसको रेफ़र कीजिएगा कि सबसे पहले, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, वो सारे उसमें मौजूद हैं, सारे न्यूमेरिकल में वो स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट का डेटा गिवन कैसे होता है वो सवाल में आएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में एसेट्स को कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर के एसेट्स को करंट ईयर से कंपेयर करेंगे, कोई चेंज तो नहीं है, उसको अकाउंट फॉर करेंगे। उसके बाद कैश को टेक, ये अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए नहीं बता रहा, मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल की समझ आएगी तो इसको समझ पाओगे। फिर किससे हम कंपेयर करेंगे बेटा, कैश और बैंक रिकॉन को। उसके बाद क्या करेंगे, ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए मैंने बना दिया है। और फिर रिकन्सिलिएशन बनेगी। ये सारी की सारी चीज़ आपको न्यूमेरिकल देखेंगे, खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और अगर आपने इसको दिक्कत किसी ने पाई, अगर किसी को दिक्कत हुई तो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस पर अलग से आपको टाइम दे के पूरी की पूरी लाइव भी कवर करा दूंगा कि बेटा ये कैसे बनती है। तो हमारे 4 टॉपिक हो गए कंप्लीट, और उसमें एक एक चीज़ हमने डिटेल में देख ली है और आपको याद तक कराने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बेटा यूज़फुल रहा होगा। रह गया एक टॉपिक और वो इंट्रोडक्शन है, उसमें कोई ख़ास बात है नहीं। रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे पढ़ाना है, एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए भी मैं उसको यूट्यूब में डाल दूंगा। मैं अलग से सेशन अब नहीं लूँगा। रेगुलर बच्चों के लिए मैं 1 या 1.5 सेशन अभी भी लूँगा, ताकि अगर कोई आपको कहीं कुछ चीज़ रह गई हो तो कवर करा सकूँ। मंडे पे क्लास नहीं है, ट्यूसडे पे क्लास लगेगी। ट्यूसडे पे हम इस इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हम, यानी इंट्रोडक्शन को हम कवर तो करें ना, कोई चीज़ छोड़ेंगे थोड़ी, आपका हिस्सा है कोर्स का। तो ट्यूसडे पे मैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद हम बैठेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर मैं कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको अलग से उसको भी टाइम दे दूंगा। यानी आपका कोर्स अब सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, थ्योरी समेत सारी चीज़ें आप देख लो इसको घर जाके, और जाके आप ICAP की बुक देखो, कहीं कुछ भी रहता हो
तो प्लीज़ नोट कर लो, मुझे ट्यूसडे पे बताइएगा ताकि आपको कवर करें। और उसके बाद हाँ वही ना ट्यूसडे की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें रिकॉर्ड और ऑडिट क्या है वो मैं बता दूंगा, इंट्रोडक्शन भी कवर कर दूंगा। मगर एक बात समझिएगा मेरी, अगर कुछ और भी रहता होगा आप सर्वे कर लो बेटा, ताकि छोटी बड़ी चीज़ कहीं से भी आपको नज़र आए ना, मुझे बताओ बेटा, मैं आपको कवर करा दूंगा। होप कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल था, टॉपिक्स में से याद हुआ, और मुझे बताते रहिएगा अगर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं बेटा आपके लिए अब भी अवेलेबल हूँ। और इस वजह से कि आपको नहीं बेटा कल कोई सेशन नहीं होगा, आपका अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मंडे पे भी ऑफ रहेगा, ट्यूसडे पे उनका सेशन होगा, और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ अब मैं ग्रुप के ज़रिए, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्शन में रहूँगा। आप मुझे बताते रहें, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो मैं वॉइस नोट्स के ज़रिए, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के ज़रिए अब आपके साथ टच में रहूँगा। अब आपको जो 10 to 10 के सेशंस हैं वो अख्ताम को पहुँचते हैं आज हमारे, और आपको अब मैं लाइव जो रजिस्टर्ड बच्चे नहीं हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो आपको अब लाइव में अब दोबारा अगर आप कहेंगे मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी प्लानिंग ये है कि अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो फ़ोन पे व्हाट्सएप ग्रुप के वॉइस नोट्स के ज़रिए, छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए आपसे टच में रहूँगा, कॉल करके टच में रहूँगा। अब आपका कोई सेशन 10 to 10 नहीं होगा, अब आपका सेशन होगा 20-22 घंटे वाला। कौन सा? तो आपको आपका जब आखिरी डे होगा तो एक दिन पहले आपको 10 बजे या 11 बजे से लेके मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, और थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, सुबह 7 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि आपके क्वेरीज को भी, रिवीजन्स को भी करा सकूं। इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मगर मैं आपके ग्रुपों पे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप और जो अनरजिस्टर्ड जो जनरल ग्रुप है उन पे एक्टिव रहूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं असल में कल और थोड़ा सा एक्टिव इसलिए नहीं था, मैंने कहा मैं बोलूँगा मेरा गला ख़राब हो जाएगा, तो आज के दिन के लिए मैंने सेव किया था कि मैं आज ज़रा काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बोलने में जो है ना गला जो है वो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ख़राब ना हो जाए। मगर इस वक्त मेरी कंडीशन ऑब्वियसली गला ख़राब होने के करीब पहुँच चुकी है, मगर इसीलिए मैंने आज जो है ना वो मुझे लिए कोई ठंडी चीज़ लाए थे, मैंने नहीं खाई थी। मैंने कहा यार सेशन कंप्लीट कर दो, अल्लाह को शुक्र है सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आप आपसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू टच में मैं रहूँगा, और रेगुलर बच्चे ट्यूसडे पे एक सेशन के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, इनको भी लिंक भेज दीजिएगा बस। किस चीज़ का? ट्यूसडे वाला? बेटा ट्यूसडे वाला ये भी अच्छा आइडिया है, मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा, ट्यूसडे आप भी अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। जो सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन वाला, ऑडिट वाला, जो भी एक याद रहता है, तो आप भी आ जाइएगा। सेट है बच्चों? थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ बेटा। सर वो ट्यूसडे वाले दिन